हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम 67th बीपीएससी परफेक्शन आईएएस का टेस्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं और ये 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के करते हुए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा 3 देशों की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? तो देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल ये दोस्तों पहले से ही है, तो इसको हम अभी इग्नोर करके चलते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन देशों के साथ लगती है? तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। 3 देश के साथ इसकी सीमा लगती है। सिक्किम का देखें दोस्तों, तो नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार 4 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भूटान, चीन और म्यांमार यानी कि 3 देशों के साथ इनकी सीमा लगती है। और दोस्तों हम अगर आसाम की बात करें तो ये बांग्लादेश और भूटान ये 2 देशों के साथ सीमा लगती है। तो असम एक ऐसा राज्य है जो जिसकी सीमा 3 राज्यों से स्पर्श नहीं करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा वीर तविल किन 2 देशों के बीच स्थित है? दोस्तों, वीर तविल मिस्र और सूडान के बीच सीमा के साथ लगा 2060 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का एक भूमि क्षेत्र है। यह एक निर्जन क्षेत्र है जो किसी भी देश के द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों देखिए, पहला है थालगढ़, मुंबई और नासिक। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो थालघाट है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये बिल्कुल सही है। पालघाट देखा तो केरल और तमिलनाडु। दोस्तों पालघाट ये बिल्कुल सही है कि केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। और फिर है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा दोस्तों म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच सही है। और अगला है भोर घाट। भोर घाट दोस्तों ये पश्चिमी घाट में स्थित है जो मुंबई से पुणे को जोड़ता है। तो हमारा सब के सब करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों कृष्णा नदी। हमारा ऑप्शन जो है इसमें कृष्णा नदी निकलती है पश्चिम घाट के महाबालेश्वर के निकट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये सी इज करेक्ट। ये त्र्यंबकेश्वर से नहीं निकलती, ये निकलती है महाबालेश्वर से। महाबालेश्वर से, ठीक है दोस्तों। और इसमें हम देख लेते हैं कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी। और महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी सिहावा पहाड़ी के पास धमतरी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे सही है। हमारा नर्मदा नदी मरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और लूनी नदी अरावली से निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि लुहांस्क क्षेत्र यूक्रेन के किस भाग में? इस दोस्तों अभी रशिया यूक्रेन वार चल रहा है और तो उसके परिप्रेक्ष्य में यह हमारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ये लुहांस्क जो है यूक्रेन के पूर्वी भाग में स्थित है। हम लोग जानते हैं कि डोनेट्स्क और लुहांस्क यूक्रेन के पूर्व में 2 स्थित राज्य जो रूस के साथ सीमा साझा करता है। रूस और उसके सहयोगी देशों द्वारा इसे स्वतंत्र देश घोषित किया गया। याद होगा दोस्तों, जब शुरू में दोनों के बीच झड़प हुई थी तो रसिया ने लुहांस्क और डोनेट्स्क इन दोनोों को एक स्वतंत्र प्रांत घोषित किया था। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। काली मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो काली मृदा पहला है, इस मृदा में जैविक तत्व तथा नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मृदा खट्टे फलों की खेती के लिए भी उपयुक्त है। इसे रेगुर भी कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस मृदा में मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। यह मृदा अरावली के पहाड़ी के अधिकतर भाग में पाई जाती है। दोस्तों वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए ये भी ऑप्शन सही है कि इस मृदा में जैविक और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसे रेगुर भी कहा जाता है।
तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आगे। याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज 2 का विस्तार कहां से कहां तक है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सदिया से धुबरी तक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक ये है आपका एनएच नेशनल वाटरवेज फर्स्ट। ये आपका दोस्तों नेशनल वाटरवेज फर्स्ट। कोट्टापुरम कोल्लाम ये है दोस्तों नेशनल वाटरवेज 3, नेशनल वाटरवेज 3। अगला है काकीनाडा पुडुचेरी, तो काकीनाडा पुडुचेरी जो है दोस्तों ये नेशनल वाटरवेज ये 4 है। ठीक है दोस्तों, और सदिया धुबरी क्या है आपका नेशनल वाटरवेज 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ब्यास और सतलज के संगम पर स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए हरिके आर्द्रभूमि। ये हमारा ब्यास और सतलुज के संगम पर स्थित है। इसे 1990 में रामसर स्थल की भूमि में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 438 किलोमीटर, यह कथन असत्य है। दोस्तों बिहार का पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा 438 नहीं 483 किलोमीटर है। ठीक है, और हम जानते हैं कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की सबसे पुरानी नहर परियोजना है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है सोन नहर परियोजना। दोस्तों इसे 1876-77 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, कोसी परियोजना 1965 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, और बूढ़ी गंडक परियोजना 1968 ईस्वी में, ये 1968 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में हुआ था। तो इस तरीके से सोन नहर परियोजना हमारा सबसे पुराना हो जाता है। अगला सवाल है, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये हमारा सही नहीं है। न्यूनतम नगरीकरण प्रतिशत में वाला जो जिला है वो हमारा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो ये हमारा समस्तीपुर हो जाता है। ये हमारा समस्तीपुर हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर जब प्रतिशत की बात पूछा जाए तो ये है समस्तीपुर, लेकिन अगर ऐसे हम पूछे कि सबसे कम शहरीकरण किस जिले में हुआ है तो तब हमारा आंसर हो जाएगा शिवहर। ठीक है दोस्तों, ये सही नहीं है। बाकी हमारा सब सही है कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो गोपालगंज में है, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में है, सर्वाधिक नगरीकरण वाला जनसंख्या वाला शहर पटना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, पश्चिमी घाट का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान में पश्चिमी घाट का विस्तार नहीं है। पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में है, और इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत धरोहर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जैव विविधता अधिनियम 2006। ये हमारा ऑप्शन गलत है। जैव विविधता अधिनियम दोस्तों 2002 में लाया गया था, 2006 में। ठीक है दोस्तों, और 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA। इसकी स्थापना की गई थी 2003 में। दोस्तों इसकी स्थापना 2003 में इसी एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वाधवान आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हमारा गुजरात में है। ठीक है दोस्तों गुजरात स्थित वाधवान आर्द्र भूमि तथा
थोल जीव वन्य जीव अभयारण्य को रामसर साइट का हाल ही में दर्जा दिया गया है। हरियाणा स्थित भेंडावास वन्य जीव अभयारण्य तथा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को भी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो इसीलिए हमारा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें और कौन कौन है, तो थोल झील वन्य जीव अभयारण्य ये भी आपका गुजरात में ही पड़ता है, और हरियाणा स्थित भेंडावास तथा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को भी रामसर साइट में दर्जा दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो सही ऑप्शन है मैकेंजी स्कॉट। दोस्तों, फोर्ब्स ने 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर मैकेंजी स्कॉट और दूसरे स्थान पर कमला हैरिस को रखा है। दोस्तों, ये पहले स्थान पर है और कमला हैरिस दूसरे स्थान पर है। इस सूची में निर्मला सीतारमण को 37वें स्थान पर रखा गया है। निर्मला सीतारमण को 37वें स्थान पर, रोशनी मल्होत्रा को 52वें स्थान पर, किरण मजूमदार 100 को 72वें स्थान पर तथा फाल्गुनी नायर को 88वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 2021 के लिए किस व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, इसका सही उज्जत है असगर वजाहत को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार असगर वजाहत को नाटक महाबली के लिए वर्ष 2021 का व्यास सम्मान दिया गया। बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले इस सम्मान के साथ 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है 2023 तक। तो कोरोना महामारी से प्रभावित होने की वजह से स्मार्ट सिटी मिशन की गति धीमी हो गई थी, जिसके बावजूद इस परियोजना को 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला सवाल है, 2021 का डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों, रूस ने क्रोएशिया को हराकर तीसरी बार डेविस कप का खिताब जीता है। सही ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष सिंगल्स में क्रोएशिया के मारिन सिलिच को हराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए भारत के किस राज्य के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर है सी, सदर बाजार, दिल्ली। गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली के सदर बाजार को वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है, और उड़ीसा के गंगापुर, हरियाणा के भट्टूकला दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये है आपका दूसरा स्थान और ये है तीसरा स्थान। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ हमें कि चौथे स्थान पर किसे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड 2021 से नवाजा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। दोस्तों, गृह मंत्रालय द्वारा क्षमा करिएगा, अभिनेत्री कोंकण सेन शर्मा तथा अमृता सुभाष को एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड 2021 से पुरस्कृत किया गया है। मिर्जापुर सीजन 2 को ओटीटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, इसके साथ एक और है अभिनेत्री, उनका नाम है कोंकणा सेन शर्मा। दोनों का नाम दिया हुआ है, चूंकि इसमें इनका नाम नहीं था तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अगला सवाल है, असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों रतन टाटा को। तो टाटा ट्रस्टी के जो सर्वोच्च है रतन टाटा को, उनको असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले को पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुपौल को कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत सुपौल को यह दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसको 1 स्टार मिला है दोस्तों, 1 स्टार मिला है। अगला सवाल है, एनेक्स 2021 एक बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है, यह किस संगठन के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, यह बिम्स्टेक देशों के बीच आयोजित किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य आपदाओं में सहयोग प्रदान करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा बिम्स्टेक। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार के किस देश ने भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था? तो दोस्तों, रूस यूक्रेन संकट के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। चलते बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये जापानी फिल्म निर्देशक नाओमी कावासे को सांस्कृतिक रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर
बनाया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्लिपकार्ट के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस IDEA के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, सुनील अरोड़ा। दोस्तों ये पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त है सुनील अरोड़ा। इनको स्टॉकहोम स्थित एक अंतर सरकारी संगठन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है IDA, जिनके सलाहकार बोर्ड में इनको शामिल किया गया है। ये क्या है? एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC। अगला सवाल है, सी एज ए चेंज मेकर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इनको ये दिया गया है। 7 दिसंबर 2021 को एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम CEZ गेम चेंजर शुरू किया गया है और यह सभी स्तर पर महिला प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों से लेकर के संसद सदस्यों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए लाया गया है। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्राजील। तो 2020 में अरब लीग के 22 सदस्य, याद रखिएगा अरब लीग में कितने हैं? ये 22 सदस्य हैं टोटल। अरब लीग में 22 सदस्य हैं। सदस्यों द्वारा आयात किए गए कुल कृषि व्यावसायिक उत्पादों में ब्राजील का हिस्सा 8.15% था, जबकि भारत का हिस्सा 8.25% था। ये भारत का हिस्सा है। अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण सड़कों को मंजूरी दी है? तो दोस्तों यह है ऑप्शन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने हाल ही में दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण सड़कों के लिए मंजूरी दी है। यह उपयोगकर्ता को हाइपोएक्सिया और हाइपोकेप्निया देकर अपेक्षाकृत दर्द रहित तरीके से खुद को मारने की अनुमति देता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में आयुर्वेद पर्व मनाया गया? इसका सही उत्तर है डी, नालंदा जिला में। जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के इलाज में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के सहयोग से बिहार सहित देश के 4 राज्यों में याद रखिएगा ये आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया और बिहार में नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में यह पर्व आयोजित किया गया था। अगला सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस बार 5 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहरों में सबसे शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इजराइल की राजधानी तेल अवीव। ये सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। दोस्तों वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 ये कौन सा जारी करता है? याद रखिएगा EIQ, इकोनॉमिक। ये भी पूछा जा सकता है कि इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में खबरों में रहे एजाज पटेल किस देश के लिए खेलते हैं? तो दोस्तों हमने देखा था कि उन्होंने भारत के खिलाफ 10 के टेस्ट मैचों में 10 के 10 विकेट ले लिया था और ये मूल रूप से भारतीय हैं, लेकिन ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। ठीक है दोस्तों, उनसे पहले यह कारनामा जिम लेकर और भारत के अनिल कुंबले ने किया। तो ये कुल मिलाकर के तीसरे क्रिकेटर बने। पहले कौन है? जिम लेकर, और उसके बाद भारत के अनिल कुंबले, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा रुद्रा क्या है? तो दोस्तों रुद्रा जो है ये भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर रुद्र को लॉन्च किया है। तो ये एक प्रकार का स्वदेशी सर्वर है।
ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने समाचार पत्र हॉकरों पेपर बॉय के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा सरकार ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए उन्होंने उनके हॉकर के परिजनों को दुर्घटना में मौत हो जाने पर हॉकर तो उनके परिजनों को 2 लाख रुपए और प्राकृतिक मौत होने पर 1 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान करने की घोषणा की है। अगला सवाल है, देश के पहले ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, बिहार के दरभंगा स्थित राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में देश के पहले ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिहार का 5वां एक्सप्रेस वे गोरखपुर से जो सिलीगुड़ी तक जाती है निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरेगा? दोस्तों गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 6 और 8 लेन चौड़ा एक्सप्रेस वे 2025 तक बनेगा। यह राज्य का 5वां एक्सप्रेस वे है जो बिहार के 10 जिले जैसे कि गोपालगंज, जीवा, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज से होकर गुजरेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ये गया से होकर नहीं गुजरेगा। अगला सवाल है कि बिहार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 19.5%। दोस्तों बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान 2020-21 में 19.5% रहा। वहीं प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.2% रहा है। ठीक है, और तृतीय क्षेत्र का योगदान दोस्तों 61.2% रहा है। ठीक है, याद करिए ये है 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के पंचायती राज संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किस वर्ष से लागू किया गया है? तो दोस्तों ये 2006 से लागू किया गया है। सही उत्तर है सी। दोस्तों याद रखिएगा कि ये पंचायती राज में 2006 से, लेकिन नगर पालिकाओं में ये 2007 से लागू किया गया है। ठीक है, ओबीसी आरक्षण। चलिए अगला सवाल कि आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है गीता गोपीनाथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गीता गोपीनाथ को पदोन्नत कर आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है। गीता गोपीनाथ ने आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में 3 साल तक काम किया है। दोस्तों याद रखिएगा इन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी एक चीफ इकोनॉमिस्ट की तरह काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि किस देश की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत की स्मृति में 5 पाउंड का सिक्का जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यूनाइटेड किंगडम, यूके यानी लंदन की सरकार 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया है। अगला सवाल है, इटली में भारत ने अपना पहला मेगा फूड पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया है? दोस्तों सही उत्तर है ये गुजरात के मेहसाना जिले के फणीधर में अपना पहला फूड पार्क परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा फणीधर। ये कहाँ है? ये गुजरात में है। ठीक है, और गुजरात के मेहसाना जिले में है। अगर कोई भी ऑप्शन आता है दोस्तों तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कौन से देश अब्राहम समझौता यानी अब्राहम एकॉर्ड के हस्ताक्षर करता है? तो इसका सही उत्तर है कि हाल ही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन। दोस्तों हाल ही में यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं। 1994 में जॉर्डन ने इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मिस्र भी इस हस्ताक्षर पर समझौता कर चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिबूती आचार संहिता किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय समूह से। दोस्तों जिबूती आचार संहिता को पश्चिम हिंद महासागर और अदन की खाड़ी में समुद्री पायरेसी एवं सशस्त्र डकैती को रोकने के विषय से संबंधित एक आचार संहिता के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में
सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नागालैंड। दोस्तों, ट्राइफेड ने 34वें स्थापना दिवस पर पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार के तहत नागालैंड के 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों को सम्मानित किया है। सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण राज्य तथा सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण में प्रथम स्थान नागालैंड का ही रहा है। चलिए अगला सवाल, जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? दोस्तों, इसकी खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी। सही उत्तर ऑप्शन सी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि किस साहित्य में अंगराज का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है कि अथर्ववेद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, हम जानते हैं कि अंक की राजधानी कहाँ थी? ये चंपा थी। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जिसे ह्वेन सांग ने चेनपो कहा था, चंपा को चेनपो कहा था किसने? ह्वेन सांग ने। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, और बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण करके अपने राज्य में मिला लिया था। अगला सवाल है, शिशुनाग वंश के संस्थापक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैशाली में स्थापित करी थी। ठीक है दोस्तों, इसी काल में अवंती वंश कौशल को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र ले आया था। दोस्तों, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। ठीक है दोस्तों, तो इसकी राजधानी वैशाली थी, लेकिन बाद में कालाशोक ने इसको उठा करके पाटलिपुत्र ले आया था। चलिए अगला सवाल है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष पश्चात लुम्बिनी की यात्रा की थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20 सालों के बाद। अपनी यात्रा के दौरान अशोक ने लुम्बिनी में 4 स्तूप और एक स्तंभ बनवाए। यह स्तंभ एक शिलालेख के रूप में है, जिस पर लिखा हुआ है कि देवानाम प्रिया राजा अशोक के राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थली की यात्रा की ओर शिलालेख लिखवाए हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न में शामिल नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सम्यक समर्पण। दोस्तों, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये जैनों के त्रिरत्न कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैन धर्म में 5 महाव्रत की परिकल्पना की गई है। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। दोस्तों, प्रथम जैन सभा का आयोजन स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। वहीं दूसरी जैन सभा का आयोजन देवार्धी छभाश्रम की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिहार में किस शासक ने तिब्बत की प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त कराया था? सही उत्तर है आदित्य सेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आदित्य सेन ने तिब्बत की प्रभुसत्ता से बिहार को मुक्त कराया था। अर्जुन नाम के स्थानीय शासक ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में आकर तिब्बत और नेपाल की संयुक्त सेना ने बिहार पर आक्रमण कर कुछ समय के लिए प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। चलिए अगला सवाल है कि किस वंश के शासन काल में बौद्ध विद्वान शांतरक्षित एवं अतीश दीपांकर तिब्बत गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पाल वंश के शासनकाल में। दोस्तों, पाल वंश के शासनकाल में बौद्ध विद्वान शांतरक्षित एवं अतीश दीपांकर तिब्बत गए थे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय तथा जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना पाल काल में हुई है। धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी तथा नालंदा महाविहार को 200 गांव दान में दिए थे। दोस्तों, बख्तियार खिलजी के अभियान के पश्चात बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामी तिब्बत से बिहार आया था। चलिए अगला सवाल है कि इल्तुतमिश ने तेलियागढ़ी के समीप बिहार के किस शासक को पराजित किया था? अगला सवाल है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर है हिसामुद्दीन इबाज। इल्तुतमिश ने तेलियागढ़ के समीप हिसामुद्दीन इबाज को पराजित किया था। इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। इबाज ने फिर से आक्रमण कर अलाउद्दीन जानी को पराजित कर दिया, परंतु इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने इबाज को पराजित कर मार डाला था। चलिए अगला सवाल है, मुगल काल में बिहार का प्रांतपति गवर्नर नियुक्त होने वाला प्रथम राजकुमार कौन था? इसका सही उत्तर है कि जहांगीर ने शाहजादा परवेज को बिहार का प्रांतपति बनवाया था। कब? 1621 ईस्वी में।
ठीक है दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाहजादा परवेज को 1621 ईस्वी में जहांगीर ने। ठीक है, शाहजादा आजम को 1677 ईस्वी में बिहार का प्रांतपति मतलब राज्यपाल बनाया गया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात अजीमुशान को बिहार का सूबेदार बनाया गया था। ये औरंगजेब के बाद बने थे दोस्तों। चलिए अगला सवाल है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने इसे बिहार का उप नवाब नियुक्त किया था। इसका सही उत्तर है दोस्तों मीर जाफर, ऑप्शन बी इज द दोस्तों मीर जाफर के पुत्र मीरन को, क्षमा करिएगा, मीर जाफर के पुत्र मीरन को ये बिहार का नवाब नियुक्त किया गया था। हेस्टिंग्स ने कल्याण सिंह को नायब दीवान नियुक्त कर राय रायन की उपाधि धारण करी थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसने बिहार प्रादेशिक सम्मेलन 1908 में बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोहम्मद फखरुद्दीन। दोस्तों बिहार प्रादेशिक सम्मेलन ये 1908 में हुआ था। इसमें मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। दिल्ली में 12 दिसंबर 1911 को आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने की घोषणा हुई थी। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना से जुड़े हुए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, एक से अधिक आंसर। दोस्तों पटना में 1913 में अनुशीलन समिति, याद रखिएगा 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई, जिसमें सचिव सान्याल तथा बंकिम चंद्र मित्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सचिंद्र नाथ सान्याल पर बनारस षड्यंत्र का मुकदमा चलाकर कालापानी की सजा दी गई थी। दोस्तों सचिंद्र नाथ सान्याल और बंकिम चंद्र मित्र ये दोनों इसमें सम्मिलित है। चलिए अगला सवाल है कि बिहार में अस्पृश्यता निवारण आंदोलन चलाने के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1932 ईस्वी में। दोस्तों 6 नवंबर 1932 ईस्वी को 6 नवंबर 1932 ईस्वी को बिहार में अस्पृश्यता निवारण दिवस चलाने के लिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, और जिसमें अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के महासचिव अमृत पी ठक्कर को बनाया गया था। चलिए अगला सवाल है कि हम यहाँ थे उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है के पीड़ा फाउंडेशन ने 2021 के लिए एक 30वें बिहारी पुरस्कार की घोषणा की है। बिहारी पुरस्कार राजस्थान की प्रसिद्ध लेखिका मधु कांकरिया को उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। सही ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मधु कांकरिया। चलिए अगला सवाल है कि 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया था। यह 3 दिवसीय पक्षी उत्सव का कुल बजट कितना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 85 लाख रुपए। दोस्तों यह जो है आयोजित जमुई के झामा स्थित नागई नट्टी पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? दोस्तों इसका उत्तर है 2013-14 में। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रस्तावित पटना रेल परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 31.39 किलोमीटर। ये 31.39 किलोमीटर है पटना मेट्रो की कुल लंबाई, और कुल खर्च 13,365 करोड़ है। इसे 2019 में स्वीकृति मिली थी दोस्तों, और इसे 2023-24 तक पूरा कर लेना है। अगला सवाल है कि हाल ही में बिहार में किसे राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। दोस्तों बिहार सरकार ने 2 नए राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें रिटायर्ड जनरल फूलचंद्र चौधरी और हाल ही में मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए आईएएस अधिकारी त्रिपुरारी शरण शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम युग में मनोरम का क्या मतलब होता था? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इज द राजा का न्यायालय। संगम युग में राजा के
राजा देश का प्रधान होता था, सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई का अंतिम अधिकारी था। राजा के न्यायालय को मनोरम कहा जाता था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? वेनिगर, वेनिगर कहा जाता था। संगम काल में मलवर एक लूटपाट करने वाली जाति होती थी। क्या होती थी दोस्तों? मलवर होते हैं। इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का गठबंधन बनाया था, जिसे चहलगामी कहते थे या चतुष्गामी भी कहा जाता था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की थी। ठीक है दोस्तों, कि सल्तनत काल में आरिज मुआमली किस भाग का प्रमुख था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सैन्य विभाग का। आरिज मुआमली सैन्य विभाग का प्रमुख था। काजी उल कजात सुल्तान के पश्चात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था। ये कौन था दोस्तों? ये था काजी उल कजात। न्याय विभाग होता था और दीवाने कोई कृषि विभाग होता था। और अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रथ कोड़गे। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रामानंद के 12 शिष्यों में शामिल नहीं थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, शंकरदेव। दोस्तों रामानंद के कुल 12 शिष्य थे, जिसमें 2 स्त्रियां सुरसरी और पद्मावती थी। धन्ना, सोना, पीपा, रैदास, कबीर आदि रामानंद के शिष्य थे। शंकरदेव चैतन्य स्वामी के, याद रखिएगा ये चैतन्य स्वामी के शिष्य थे। इन्होंने असम में भक्ति का प्रसार किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजधानी को लाहौर में स्थानांतरित करना। बाकी इलाही धर्म 1582 ईस्वी, इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी, दास प्रथा का 1562 ईस्वी। चलिए अगला सवाल है कि भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रयूज ब्राउन रैमजे था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना करी थी और नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक व्यवस्था की स्थापना करी गई थी। प्रथम रेल चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति लाहौर की संधि से कब की गई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1846 ईस्वी को। ठीक है, इसके तहत राजा दिलीप सिंह ने सतलज के दक्षिण के प्रदेश सतलज तथा ब्यास नदियों के द्वार के सभी प्रदेश एवं दुर्ग अंग्रेज को प्रदान कर दिए थे। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था? सही उत्तर है बख्शी जगबंधु। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 73 का। दोस्तों ये 1803 ईस्वी के आसपास उड़ीसा विजय के कारण इनको प्रदान किए जाने वाले अधिकारों में कमी आई तथा पाइका विरुद्ध इनका विद्रोह किया था। चलिए अगला सवाल है कि समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री नारायण गुरु के शिष्य सहादरन अयप्पन। ये नारायण गुरु के शिष्य थे। ये शिष्य थे। इन्होंने कोई ईश्वर नहीं, कोई धर्म नहीं, 1920 के दशक के स्वामी नारायण आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था और इन्हीं के द्वारा ये दिया गया नारा था। अगला सवाल है 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिशिर कुमार घोष ने। दोस्तों इंडियन एसोसिएशन का गठन 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी इन्होंने, ईस्ट
इंडिया एसोसिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1906 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हार्टेग समिति। तो शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट करने के लिए 1929 इसमें सर हार्टेग की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। दोस्तों ये 1929 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये शिक्षा में हुए विकास के लिए हार्टेग समिति, ये भी याद रखिएगा कि किस लिए था? शिक्षा में हुए विकास के लिए। सैंडलर आया 1970, बाकी सारे। चलिए अगला सवाल है कि AITUC के प्रथम महासचिव, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल के प्रथम महासचिव कौन बने थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों लाला लाजपत राय को प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमन लाल को प्रथम महासचिव बनाया गया था। तो महासचिव पूछ रहा है तो सही आंसर हो जाएगा दीवान चमन लाल। अगर अध्यक्ष पूछता तो लाला लाजपत राय होता। चलिए अगला सवाल है कि YV चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व के में समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतारा में। उसमें 1943 से 45 के बीच समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी और तामलुक में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। तामलुक में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि किसके संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इसे स्वीकार करना भारत को अनेकों खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन। चलिए अगला सवाल है कि पेरिस से वंदे मातरम पत्रिका को किसने प्रकाशित किया था? इसका सही उत्तर है वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ऑप्शन डी इज द, एक मिनट दोस्तों रुक जाइएगा। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन से तलवार पत्रिका प्रकाशित किया था। तारानाथ दास ने वैंकूवर से हिंदुस्तान पत्रिका प्रकाशित की थी। भीम काजी कामा ने पेरिस से वंदे मातरम तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया था। 81 का सही उत्तर क्या है दोस्तों? वंदे मातरम पत्रिका। मैडम भीम काजी कामा ने। वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने तलवार पत्रिका का इन्होंने निकालना शुरू किया। तारकनाथ दास ने वैंकूवर से हिंदुस्तान पत्रिका, याद रखिएगा ये हिंदुस्तान पत्रिका, और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका निकालना शुरू किया था। अगला सवाल है कि द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भगवती चरण वोहरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि नमक सत्याग्रह के दौरान किसने कालीकट से पोयानूर तक नमक पदयात्रा का आयोजन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, के केलप्पन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। दोस्तों 1924 में कई साम्यवादी तथा जैसे कि एस ए डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता को कानपुर षड्यंत्र केस में कारावास की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों ये कब हुआ था? 1924 ईस्वी में, याद रखिएगा कानपुर षड्यंत्र केस। और 1925 में कानपुर में अखिल भारतीय स्तर के संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी 1925 ईस्वी में। चलिए अगला सवाल है कांग्रेस का 1906 के कलकत्ता अधिवेशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था।
दोस्तों 1908 ईस्वी के मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। ये 1908 ईस्वी में कांग्रेस के मद्रास महाधिवेशन में संविधान का निर्माण किया गया था। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1907 ईस्वी में 1896 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में शामिल नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ठीक है। अगला सवाल है कि संसद में पहला लोक बाल विधेयक कब पेश किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1968 ईस्वी में। ठीक है। और इसे चौथी लोकसभा में इसको 1969 ईस्वी में पारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा में यह बिल पास नहीं हो सका था। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेजने का। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 110 जो कि धन विधेयक से रिलेटेड है, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है। और राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। अगला सवाल है कि 71वां संशोधन अधिनियम के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है। 71वां संविधान संशोधन ये हुआ था दोस्तों 1952 ईस्वी में, और इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 52वां संविधान संशोधन 2003, याद रखिएगा, 52वें संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई हैं। ये है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और कुल 8, हम लोग जानते हैं कि ये 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सरदार पटेल। दोस्तों संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों के पुरस्कृत क्षेत्रों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे? तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के ये अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हम लोग सब जानते हैं कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू राज्यों से समझौता करने वाली समिति के भी अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी, सरदार पटेल। ये मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया था। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 16। दोस्तों लोक नियोजन ये आर्टिकल 16 अवसरों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 शिक्षा संबंधी आर्टिकल 29 आदि के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। विधि के आर्टिकल 14, 20, 21 का और 22 आदि विदेशियों और नागरिकों दोनों को ये प्राप्त होते हैं। ठीक है। चलिए अगला सवाल है जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? चलिए अगला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, सारे ऑप्शन सही है। मौलिक अधिकारों का सार्थकीकरण करना, कानून के शासन का संरक्षण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना, सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की न्याय तक प्रभावकारी पहुंच बनाना। ठीक है।
चलिए अगला सवाल है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों IR कोएल्हो मामले 2007। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों एवं विनियमों की किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देने एवं अवैध ठहराने से रक्षा करता है। ठीक है। और 31वीं B जो अनुच्छेद है ये 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ऐड किया गया था। चलिए सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी का आर्थिक विकास। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आरंभ किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2007 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि RBI द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए किस वर्ष पूंजी पर्याप्तता अनुपात को अपनाने का निर्णय लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1992 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधीवादी योजना का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री नारायण अग्रवाल के द्वारा। ठीक है। इस योजना में कृषि क्षेत्र, छोटे लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। बॉम्बे प्लान 1944-45 में प्रकाशित किया गया था। इसमें 8 पूंजीपतियों JRD टाटा, GD बिड़ला, जॉन मथाई, आरवेसियर दलाल, HD श्रॉफ, कस्तूरभाई लाल भाई और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास ने आर्थिक विकास की योजना तैयार करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्याज प्राप्तियां। दोस्तों ब्याज प्राप्तियां राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये ये रेवेन्यू रिसीट के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ये कैपिटल रिसीट के अंदर नहीं आता है। दोस्तों राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिनसे सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देनदारी सृजित नहीं होती, नहीं परिसंपत्तियों में गिरावट होती है। लेकिन पूंजीगत परिसंपत्तियां सरकार की वही प्राप्तियां होती है जिसके कारण सरकार की देयता में वृद्धि हो जाती है, सरकार की परिसंपत्तियां कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंस की शक्ति किस में मापी जाती है? सही उत्तर है डायोप्टर में मापी जाती है। अगला सवाल है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगला सवाल है कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। यह किसका नियम है? दोस्तों ये पास्कल का नियम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि प्रथम बार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोपरनिकस। ठीक है दोस्तों, ये इस थ्योरी को हेलियोसेंट्रिक कहा जाता है जिसमें सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, और जियोसेंट्रिक थ्योरी जिसमें पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया था। चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ध्वनि तरंगे। चलिए अगला सवाल है कि अति चालकता की खोज किसने की थी? दोस्तों इसकी खोज केमरलिंग ओम्स ने की थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त किया जाता है? इसका सही उत्तर है द्रव्यमान। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी संवेग का मात्रक न्यूटन पर मीटर नहीं होता है दोस्तों, इसका मात्रक किलोग्राम पर, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दो बिंदुओं के विभव
यानी पोटेंशियल में भिन्नता को मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों वोल्टमीटर। अगला है कि न्यूट्रॉन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। इसकी खोज जेम्स चाडविक ने की थी। ये एक उदासीन कण है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन धातुओं के महत्वपूर्ण भौतिक गुण है? धातुओं का भौतिक गुण। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। दोस्तों धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं। नहीं दोस्तों ये तो गलत है। धातुओं का घनत्व उच्च होता है, जनरली होता है कुछ धातुओं को छोड़ करके। जैसे धातुएं तन्य एवं आघातवर्ध होते हैं, ये भी सही है। अधिकांश धातुओं के गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं। तो हमारा एक से अधिक आंसर है, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो दोस्तों ये ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। अगला है मोती का मुख्य रासायनिक अवयव क्या होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट। अगला सवाल है पेरिपेट्स संयोजक कड़ी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी एनेलिडा एवं ऑर्थोपोडा। तो पेरिपेटस एनेलिडा एवं ऑर्थोपोडा का संयोजक तो यूग्लिना पादप एवं जंतु का संयोजक होता है। पादप एवं जंतु का संयोजक कौन होता है दोस्तों? यूग्लिना। और प्रोटीस्पोरोंजिया, प्रोटोजोआ और पोरिफेरा का संयोजक होता है प्रोटीस्पोरोंजिया। इसका संयोजक होता है दोस्तों प्रोटीस्पोरोंजिया। प्रोटीस्पोरोंजिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हैजा। दोस्तों हैजा विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है, जो कि जल खाद्य पदार्थों में मक्खियों के द्वारा तेजी से फैलता है। उल्टी व दस्त इस रोग की विशेष लक्षण है। सिल्फिस रोग ट्रैपोनेमा पैलिडियम जीवाणु से फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इरप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग उपापचय, रक्तदाब तथा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए मेडुला ऑब्लोंगेटा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि विशेषतः हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एसटीएच हार्मोन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रेशम और मकड़ियों के धागे के निर्माण में सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फाइब्रोनेजिन फाइब्रोइन। ठीक है आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अनाज, मांस, मछली तथा अंडों से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों विटामिन B1 अनाज के छिलकों, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली आदि अंडों से मिलता है। विटामिन B6 दूध, अनाज, मछली, मांस आदि से मिलता है। और विटामिन B6 की कमी से रक्तहीनता, चर्म रोग जैसी बीमारी होती है। तो दोस्तों इसमें विटामिन B1 और B6 दोनों सही है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किस जंतु के आरबीसी में केंद्रक होते हैं दोस्तों? तो ऊंट और लामा के जो आरबीसी होते हैं उनमें केंद्रक होते हैं। तो देखिए दो ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका ऑप्शन है लैमार्क। घासों के अध्ययन एवं देखभाल को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नींबू में डाइबैक रोग किस तत्व की कमी की वजह से होता है? इसका सही उत्तर है कॉपर की कमी से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं कि CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? तो CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है दोस्तों, याद रखिए। बॉन्ड ऑर्डर एक अणु में दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड में शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का
माप होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में भाग ले रहे हैं, उसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रैंसिड बटर। दोस्तों एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक सिरका होता है, संतरा एवं नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, रैंसिड बटर में ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है ना, इसमें पाया जाता है ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, चींटी में, बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, इमली तथा अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट ली ब्लांक विधि। सोडा लाइम ग्लास के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई, सोडा लाइम ग्लास को बनाने में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका का प्रयोग किया जाता है। इस कांच का उपयोग ट्यूबलाइट, बोतलें, प्रयोगशाला के उपकरण एवं दैनिक प्रयोग के बर्तन में किया जाता है। फ्लिंट कांच का उपयोग कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वियना में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह किसका कथन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केटी शाह। आगे बढ़ते हैं, फिलिप्स कर्व किससे संबंधित है? तो दोस्तों फिलिप्स कर्व बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर से संबंधित होती है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना करी गई थी? इसका सही उत्तर है 8वीं पंचवर्षीय योजना। सही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और ये 1993 में किया गया था, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, हाल ही में किसे सुशीला देवी पुरस्कार 2021 दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुकृति उपाध्याय। इनके उपन्यास कित्सुगी के लिए ये उनको 2021 का ये पुरस्कार दिया गया है, और यह पुरस्कार महिला लेखकों द्वारा लिखी गई बेस्ट फिक्शन बुक के लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कि हाल ही में मुंबई प्रेस क्लब द्वारा जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है दानिश सिद्दीकी को। दोस्तों ये अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग करते समय तालिबान के हाथों शहीद हो गए थे, दानिश सिद्दीकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 135 का सबसे तेज है, हिमीकरण विधि नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है वह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। तो क्रायोजेनिक फ्रीजिंग एक ऐसा सबसे तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल नाइट्रोजन तथा तरल कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि तुतलेश्वरी भवानी मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रोहतास जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में निधन हुए महेंद्र प्रसाद का जन्म स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर है जहानाबाद के गांव गोविंदपुर, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, जहानाबाद। दोस्तों ये एरिस्टो फार्मास्यूटिकल के मालिक और राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे, इसीलिए चर्चा में है। अगला सवाल है कि 2020-21 में बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 350 किलो वाट आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी षड्यंत्र के योजनाकार कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राम प्रसाद बिस्मिल।
इन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई थी, याद रखिएगा 19 दिसंबर 1927 को इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। खुदीराम बोस को जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के कारण गिरफ्तार किया गया था, इन्हें 1908 में फांसी दे दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सर्च ऑफ गांधी पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, रिचर्ड एटम वर्म। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर के 150 तक ये आपके सीसेट के सवाल हैं, मैथ से रिलेटेड सवाल हैं। मैं इनके आंसर बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व करिए। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होता है प्लीज हमें कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। बाकी अगर इस आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारियों को नई दिशा देते रहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह के यूपीएससी से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो प्लीज हमें कमेंट करें, जहाँ तक संभव हो सके मैं उसे करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। हम अगले सेशन में परफेक्शन आईएएस का एक और नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तो प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।